आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। अमेरिका लगातार यूक्रेन की ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन यूक्रेन को मदद देकर रूस को उकसा भी रहा है। रूस को आक्रामकता दिखाने के लिए भड़का रहा है। यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब देना भी अमेरिका की इसी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन प्रतिबंधित क्लस्टर बॉम्ब सप्लाई के बावजूद रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। पर अब यूक्रेन ने इस क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल रूसी सेना को टारगेट बनाने के लिए किया है, जिससे रूस बुरी तरह से चिढ़ गया है। और ये चिढ़ पुतिन से क्या करवाएगी किसी को नहीं पता। मुमकिन है सर्वनाश। देखिए ये रिपोर्ट। जुलाई 2023 नए हथियार की एंट्री। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। यूक्रेन के बारूदी जमीन में अवदिव्का के जिस क्षेत्र पर रूसी सेना ने ठिकाना बनाया था, उसे यूक्रेनी फोर्स ने धमाकों से धुआं धुआं कर दिया। और यह हमला उसी बम से किया गया है जो प्रतिबंधित होने के बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। ये विस्फोटक हैं क्लस्टर बम। यानी वो बारूद जिसका इस्तेमाल दुनिया में वर्जित है। लेकिन रूस के खिलाफ ये जंग कितनी अहम है, इसका एहसास कराने के लिए खुलेआम इसी बैन बारूद का इस्तेमाल शुरू हो गया है। वीडियो के रूप में सामने आया ये दूसरा सबूत लुहांस्क का है। बम यहां भी वही इस्तेमाल किया गया है जिसे अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को सप्लाई किया है। यानी जिस अमेरिका ने क्लस्टर बम को बैन करने की वकालत की, उसने पहले तो यूक्रेन को सप्लाई करके दुनिया का भरोसा तोड़ा, और अब इस घातक बारूद के इस्तेमाल से उसे कोई परहेज भी नहीं है। यहां तक कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट इस बारूद को इस्तेमाल करके जंग में जीत की उम्मीद भी पालने लगे। आप जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो जंग को विनाश की दिशा में मोड़ने वाला जरूर है, लेकिन यही सही है। न सूत्र न अनुमानित खबर, बल्कि सीधे वॉर जोन से सामने आए सबूत। दावा है कि क्लस्टर बम की मांग अमेरिका से यूक्रेन ने ही की थी। यूक्रेन के दबाव में अमेरिका ने क्लस्टर बम एक हफ्ते में यूक्रेन भेज दिए, और क्लस्टर बम यूक्रेन पहुंचते ही इनका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। यूक्रेनी फोर्स ने रूसी कब्जे वाले कई क्षेत्रों पर क्लस्टर बम दागे। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ने सप्लाई के लिए भले ही यूक्रेन के दबाव का दावा किया है, लेकिन इस तरह के हमले में अमेरिका की भी सहमति। और यही कदम रूस के लिए सबसे बड़ा उकसावा साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही रूस ने बतौर सबूत क्लस्टर बम के धमाके वाला वीडियो जुटाकर सार्वजनिक किया, लेकिन यूक्रेन ने भी इस बार कुछ नहीं छिपाया। वहीं जिन्होंने इस विनाशकारी बम के धमाकों का सामना किया है,
वो अब गवाह बनकर सामने आए, जिनमें से एक हैं एलपीआर मलेशिया के सैन्य अधिकारी। एलपीआर मलेशिया के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल एंड्री मोरोचको के मुताबिक लुहांस्क के दक्षिण पश्चिम में रोलिंग विस्फोट हुए। इस क्षेत्र में यूक्रेन ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। एक बम से एक साथ बड़ी संख्या में विस्फोट हुए हैं, लेकिन क्लस्टर बम किस प्लेटफॉर्म से दागे गए ये नहीं पता चला। और जैसे ही वीडियो सामने आया, सब कुछ साफ हो गया कि यूक्रेनी फोर्स ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। हालांकि किन किन जगहों पर इसी तरह के धमाके हुए हैं, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन कुछ क्षेत्रों से इस तरह के धमाकों की खबरें आ रही हैं। इनमें अवदिवका, मकीवका, होर्लिवका, ब्रियांका और लुहांस्क शहर शामिल हैं। यही वजह है कि रूस की आक्रामकता इन धमाकों से और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि रूस ने अब तक यूक्रेन के क्लस्टर बम वाले हमले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने खुला ऐलान कर दिया कि अब यूक्रेन को क्लस्टर बम से भी ज्यादा घातक अंदाज में जवाब दिया जाएगा। मतलब साफ है कि अमेरिका ने क्लस्टर बम यूक्रेन को देकर गलती कर दी है। अब रूस तबाही मचाने वाले हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, यानी सिर्फ एक बम से कई धमाके वाले बम का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि उन हर बम का इस्तेमाल संभव है जो रूस के पास मौजूद हैं और तबाही का पर्याय है। इनमें सबसे पहला नाम है थर्माइट बम, दूसरा है और घातक थर्मोबैरिक बम, तीसरा है फॉस्फोरस बम और चौथा है खुद मल्टीपल क्लस्टर बम। ये सभी बम रूस अब वॉर जोन में इस्तेमाल कर सकता है, जिनमें पहली संभावना मल्टीपल क्लस्टर बम, यानी एक क्लस्टर बम में भी कई क्लस्टर बम वाले हथियार के इस्तेमाल की। हालांकि रूस ने अब तक इस तरह के हथियार के इस्तेमाल से परहेज किया है, लेकिन अमेरिका के लिए क्लस्टर बम का इस्तेमाल नया नहीं है। बैन होने के बावजूद अमेरिका ने सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, लेबनान, बाल्कन और लाओस में इस बम का इस्तेमाल किया है, जिसका बड़ा असर पड़ा था। हालांकि यूक्रेन के लिए भी क्लस्टर बम से धमाके नए नहीं। दावा है कि फरवरी 2022 में शुरू हुई जंग के बाद यूक्रेन ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। क्लस्टर बम रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों पर लॉन्च किए गए थे और इन क्लस्टर में शामिल बम ने 6 महीने तक धमाके किए हैं। हालांकि तब यूक्रेन ने अपने ही क्षेत्र में बम इस्तेमाल का दावा किया था, लेकिन 6 महीने में 689 लोगों की जान जाने के बाद इस्तेमाल रोक दिया गया। और अब एक बार फिर यूक्रेन उन्हीं क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका असर मददगार देशों पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि नाटो के कई सदस्य देश इस बम की सप्लाई के खिलाफ खड़े थे, जिनका मानना था कि इससे रूस की आक्रामकता न सिर्फ बढ़ेगी, बल्कि नाटो भी संकट में आ सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस बम में ऐसा है क्या? तो रूस के उकसावे का कारण क्लस्टर बॉम्ब कितना विनाशकारी है, इसे जानने की भी जरूरत है। एक क्लस्टर बॉम्ब कई लॉन्चिंग में कई धमाके करता है। क्लस्टर बॉम्ब से हमले का मतलब है एक बहुत बड़े इलाके में एक ही समय में तबाही। क्लस्टर बॉम्ब जहां भी फटता है वहां दुश्मन का सर्वनाश हो जाता है। इसे फाइटर जेट या ड्रोन के जरिए दागा जा सकता है। क्लस्टर बॉम्ब को जमीन से भी फायर किया जा सकता है। ये खतरनाक इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि मुख्य बॉम्ब से निकलने वाले कई सारे छोटे विस्फोटक निर्धारित लक्ष्य के आसपास भी नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि ओस्लो समझौते के तहत क्लस्टर बमों को बनाने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। 120 देशों में इसके इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है, लेकिन ये बॉम्ब अब फिर से इस्तेमाल होने लगे हैं। और इस बीच बता दें आपको एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने हवा में तबाह की रूसी मिसाइल। ये बड़ी खबर सामने आ रही है।
मतलब पूरी तरह साफ है कि यह विस्फोटक बेहद खतरनाक है और इसे यूक्रेन को सप्लाई करके रूस को उकसाया गया है। यानी एक ऐसे हथियार के इस्तेमाल को मंजूरी मिली है जिसका बड़ा भंडार होने के बावजूद रूस ने इस्तेमाल नहीं किया। यानी रूस बैन के समझौते पर काबिज है, लेकिन अब समझौता तोड़ने पर मजबूर है। सवाल यह है कि आखिर रूस इस बम का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहता था? जवाब देखिए। दरअसल क्लस्टर में शामिल सभी बम विस्फोट नहीं करते। इससे बाद में स्थानीय लोगों के विस्फोट की चपेट में आने की आशंका बढ़ जाती है और इस तरह के विस्फोट सालों बाद शांति काल में भी हो सकते हैं। दावा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्लस्टर बम से करीब 87,000 नागरिकों की जान जा चुकी है। वहीं अमेरिका ने जहां इस बम का इस्तेमाल किया, वहां अब भी इंसानों की जिंदगी जा रही है, जिसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। जाहिर है कि यूक्रेन के क्लस्टर बम इस्तेमाल के बाद रूस शांत नहीं बैठेगा, बल्कि यूक्रेन के लिए ऐसे हालात बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा जो नाटो के लिए संकट काल बनेगा। तय है कि अब यूक्रेन के विनाश का रूट पूरी तरह से खुलेगा, जहां 2022 की तरह ही बारूदी मंजर और तबाही देखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने हवा में तबाह की रशियन मिसाइल स्ट्रिंगर एंटी मिसाइल सिस्टम से तबाह किया गया है। यूक्रेनी जवान ने जमीन से लगाया सटीक निशाना। मिसाइल के हवा में तबाह होने का वीडियो भी सामने आया है, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। स्ट्रिंगर एंटी मिसाइल सिस्टम से तबाह किया गया है और इसका वीडियो भी सामने आया है। यूक्रेनी जवान ने जमीन से निशाना लगाया है, ये देखिए वीडियो आपके सामने। मिसाइल के हवा में तबाह होने का वीडियो आपके सामने है। यूक्रेन ने हवा में तबाह की रशियन मिसाइल। यूक्रेन की वॉर स्ट्रैटेजी में फिर बदलाव नजर आ रहा है। काउंटर ऑफेंस की शुरुआत के बाद से यूक्रेन की सेना डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन शनिवार को यूक्रेन ने रूस से बदला लेने के लिए पुतिन की कमजोर नस पर प्रहार किया। यूक्रेन ने अपनी ड्रोन शक्ति का इस्तेमाल करते हुए क्रीमिया की ओर रुख किया। काला सागर में सेवेस्तोपोल बंदरगाह पर वाटर ड्रोन के इस्तेमाल से अटैक किया गया। हालांकि रशिया का दावा है कि यूक्रेन के तमाम हमले नाकाम रहे। माना जा रहा है कि नेटो के निर्देश के बाद यूक्रेन आक्रामक हुआ है और रूस पर काउंटर अटैक का दूसरा फेज नई रणनीति के साथ शुरू किया गया है। ऐसे जोरदार धमाके तो नहीं हुए, लेकिन ब्लास्ट की ऐसी आशंकाओं से पुतिन की धड़कनें जरूर तेज हैं। डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में लगातार रूस की सेना के बड़े प्रहार से नुकसान झेल रहे यूक्रेन ने अचानक पुतिन की कमजोर नस पर प्रहार किया है। यूक्रेन ने एक बार फिर अपने वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सेवेस्तोपोल बंदरगाह पर रूस की सेना से एक भी गलती होती तो रूस के कई शिप बर्बाद हो सकते थे। ब्लैक सी फ्लीट का मुख्यालय भी तबाह हो सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के नेवल बेस को टारगेट किया। यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट के मुख्यालय पर अटैक किया। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। रूस का दावा है कि यूक्रेन के वाटर और एरियल ड्रोन को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। रूस का दावा है कि कुल 9 ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। रूस ने वाटर ड्रोन को फायरिंग करके नष्ट कर दिया, जबकि एरियल ड्रोन के सिग्नल को जैम कर दिया गया। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने हमले की कोशिश जरूर की, लेकिन कहीं कामयाबी नहीं मिली।
रिपोर्ट के मुताबिक सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने 2 सरफेस ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये ड्रोन पानी की सतह पर बड़ी खामोशी से चलता है और टारगेट के करीब पहुंचकर धमाका कर देता है। यूक्रेन का सरफेस ड्रोन क्रीमिया में तैनात ब्लैक सी फ्लीट के करीब पहुंच गया था, लेकिन ब्लास्ट में रूस ने किसी तरह के नुकसान से इनकार किया है। रूस के लिए चिंता की बात यह है कि अगर यह हमला कामयाब होता तो रूस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। 2 सरफेस ड्रोन से ब्लैक सी फ्लीट के मुख्यालय, फ्यूल डिपो या किसी मिलिट्री एयरफील्ड को निशाना बनाया जा सकता था। पुतिन के लिए सेवेस्तोपोल बेहद अहम इलाका है और रूस ने यूक्रेन को सबक सिखाने का एक्शन शुरू कर दिया। रूस ने सेवेस्तोपोल पर हमले का बदला लेने के लिए अजोव सागर से हमला किया है। यहां रूस के बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। यूक्रेन में एयर अलर्ट है, सभी डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। रूस ने कामिकाज़े ड्रोन से हमले की भी तैयारी की है। युद्ध की शुरुआत के बाद से क्रीमिया पर जब जब अटैक हुआ है, रूस ने इसका बड़ा बदला लिया है। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि सेवेस्तोपोल पर हमला नाटो के कहने पर किया गया है। नाटो ने रूस को उकसाने वाले हमले का निर्देश दिया है। नाटो देश पुतिन की किसी बड़ी गलती के इंतजार में है। नाटो देश युद्ध में उतरने के लिए बहाने की तलाश में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रीमिया ही नहीं, यूक्रेन ने कई और इलाकों में रूस की सेना पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के एक S-400 एयर डिफेंस को नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेन का हमला क्रामातोर्स्क इलाके में हुआ। यहां रूस के S-400 कई महीनों से तैनात है। 27 जून को क्रामातोर्स्क में हमला हुआ था। हमले में यूक्रेन के 13 नागरिकों की मौत हुई थी। यूक्रेन ने उसी हमले का बदला लेने का दावा किया है। यूक्रेन के एक बड़े हमले का वीडियो कैप्चर हुआ है। यह यूक्रेन के खेरसोन का ओलेश्की इलाका है। यूक्रेन की सेना ने यहां रशियन फोर्स पर गोलाबारी शुरू कर दी। यूक्रेन के पास कितने घातक हथियार हैं वो इस वीडियो से जाहिर हो रहा है। इस धमाके में रूस का एक एंटी एयर मिसाइल सिस्टम भी नष्ट हो गया। ये यूक्रेन का D-20 होवित्जर है। इसे जंगल में छिपाया गया है ताकि रूस के ड्रोन से इसे बचाया जा सके। यूक्रेन की फौज D-20 की मदद से काफी दूर मौजूद रशियन सैन्य ठिकानों पर हमला कर रही है। यूक्रेन ने ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो को जारी किया है। दावा है कि इस ड्रोन से रूस के टैंकों को चुन चुन कर नष्ट किया जा रहा है। वीडियो में T-80 और T-90M जैसे टैंकों की तबाही भी नजर आ रही है। यूक्रेन ऐसे ड्रोन से शक्तिशाली ग्रेनेड्स को ड्रॉप कर रहा है। यूक्रेन के इस आक्रामक रुख को वॉर एक्सपर्ट्स काउंटर ऑफेंस का पार्ट 2 मान रहे हैं, जिसमें स्ट्रेटेजी को बदला गया। यूक्रेन अब उन इलाकों पर हमला कर रहा है जहां कम हथियारों से रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। ज़ेपोरिज़िया के रिहायशी इलाके पर भी रूस अब बमबारी कर रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि सूमी के बाद अब ज़ेपोरिज़िया को भी खंडर में तब्दील करने का मिशन शुरू किया गया, जिसमें आम नागरिकों की मौत हो रही। रूस का दावा है कि यूक्रेनी फोर्स पर रूस का बड़ा काउंटर अटैक हुआ है। एक दिन में यूक्रेन के 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए। डोनेस्क में 315 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। रूस का दावा है कि खेरसोन में 100 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई और एंटोनोवस्की ब्रिज के इलाकों पर रूसी फोर्स का कब्जा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन पर रूस का जबरदस्त पलटवार देखा जा रहा है। बता दें आपको, खेरसॉन में रूस ने यूक्रेनी कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया है। कंट्रोल सेंटर से ड्रोन हमले कर रहा था यूक्रेन। अटैक का वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया के सेवेस्तोपोल को ड्रोन स्ट्राइक कर दहलाने की कोशिश की। रूसी एयर डिफेंस ने इसे नाकाम कर दिया, लेकिन यूक्रेन की यह गुस्ताखी रूसी सेना को नागवार गुजरी। उसने इधर सेवेस्तोपोल पर हुए हमले को नाकाम किया और उधर यूक्रेनी शहरों को बारूद से पाटना शुरू कर दिया। रूस के प्रहार के पूरे यूक्रेन में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। रूसी सेना ने 24 घंटे में जिस किस्म का भीषण हमला किया है, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमला किया तो पुतिन परमाणु तूफान लेकर आएंगे। पंद्रह जुलाई 2023। इस तारीख को ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने जो गलती की, उसका परिणाम है ये। यूक्रेन का गुस्ताखी का नतीजा है। यूक्रेनी फोर्स ने सेवेस्तोपोल के साथ साथ रूस के कई इलाकों को ड्रोन से दहलाने की कोशिश की। कई वॉर फ्रंट पर रूसी पोजीशन पर हमला किया तो पुतिन की सेना ने चारों तरफ से भीषण प्रहार करना शुरू कर दिया। पिछले 24 घंटे में रूसी फौज ने जिस तरह से हमला किया, उससे यूक्रेन के कई शहर भस्म हो गए। रूस ने सबसे भीषण हमला नीपर नदी के दाहिने तरफ खेरसॉन में किया। रूस ने खेरसॉन में 12 बार स्ट्राइक की। इस दौरान 137 बार विस्फोट हुआ। यहीं पर रूस ने यूक्रेन के ड्रोन सेंटर को तबाह कर दिया। रूस के हमले में स्टारलिंक कम्युनिकेशन स्टेशन भी ध्वस्त हो गया। रूस की बारूदी बारिश में यूक्रेन के कई होवित्जर तोप की कब्र खुद गई। खेरसॉन में रूस के सुखोई 34 ने नीपर नदी को पार करने की कोशिश कर रहे यूक्रेन के 5 बोट को बर्बाद कर दिया। इसमें 30 यूक्रेनी सैनिक सवार थे, सभी मारे गए। इसी इलाके में रूस ने यूक्रेन की मोटार यूनिट को भी खत्म कर दिया। काखोवका में यूक्रेनी सेना के 2 साइट को भी टारगेट किया गया। इसमें यूक्रेन के 12 सैनिक मारे गए। सूमी में रूस ने एक साथ 8 जगहों पर आसमान से बारूद बरसाए। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेनी सेना की 3 टुकड़ी को खत्म कर दिया। रूसी सेना डोनेस्क में विध्वंस करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है। कुपियांस्क में रूसी हमले में यूक्रेन के 2 टैंक तबाह हो गए। क्रेमेनिया में यूक्रेनी फोर्स की पोजीशन को तबाह कर दिया गया। खार्किव में रूसी मिसाइलें तबाही बनकर बरसी। पुतिन का बारूदी बदला लगातार जारी है। रूस के हमले में यूक्रेनी शहर खंडर बनते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट ऐलान कर रही है कि कई इलाकों में रूस को बड़ी बढ़त मिल चुकी है।
इसमें डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, कुपियांस्क, लीमन, जेपोरिजिया और सुमी ये वो इलाके हैं जहां जबरदस्त प्रहार के बाद रूसी फौज को बड़ी बढ़त मिल गई है। सेवेस्तोपोल में यूक्रेनी हमले के बाद रूसी फौज KH-38 मिसाइलों की बरसात कर रही है, जिसमें यूक्रेनी सेना के ठिकाने तबाह होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नाटो के इशारे पर यूक्रेन ने दूसरा काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। अगर ऐसा है तो रूस इसका भी वही हश्र कर रहा है जो पहले काउंटर अटैक का हुआ था। रूस की यह बारूदी ज्वाला ऐलान कर रही है कि अब एटमी जलजला आने वाला है। अगर यूक्रेन ने ऐसी हिमाकत जारी रखी तो क्रोध से भरे पुतिन हमले का अंतिम विकल्प चुन लेंगे। और वो विकल्प है परमाणु प्रहार। ये वो प्रहार होगा जिससे यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर बता दें आपको, रशियन आर्मी पर यूक्रेन का भीषण प्रहार हुआ है। खेरसों में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। हमले में रूसी एंटी एयर मिसाइल सिस्टम के परखच्चे उड़ गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। नेटो देश मिलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये मदद सामान्य नहीं है बल्कि रणनीतिक है, जिसका मतलब है कि रूस के मोर्चे पर नेटो अप्रत्यक्ष रूप से जंग लड़ रहा है। हालांकि अब तक जितने भी हथियार यूक्रेन को मिले हैं वो रूस के लिए कोई बड़ा संकट खड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन इस बार फ्रांस ने खुले तौर पर रूस को एक ऐसा हथियार देने का ऐलान कर दिया है जो रूस के लिए संकट का कारण बन सकता है। आखिर कौन सा है वो हथियार, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। बढ़ेगी यूक्रेन की ताकत, फ्रांस बनाएगा घातक। रूस के खिलाफ जंग में लगातार यूक्रेन की ताकत बढ़ाने का काम हो रहा है। एक तरफ रूसी सैनिकों से निपटने के लिए अमेरिका ने प्रतिबंधित क्लस्टर बम सप्लाई किए। उन विस्फोटकों का यूक्रेनी सेना ने खुलेआम इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। रूस को उकसाकर उसकी आक्रामकता बढ़ाने की कोशिश की गई और अब और घातक हथियार देकर यूक्रेन की ताकत बढ़ाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। वॉर जोन में रूस के खतरनाक हथियारों से मुकाबला करने वाले डिफेंस सिस्टम भले ही कोई यूक्रेन को नहीं दे पा रहा हो, लेकिन ऑफेंस के लिए मददगारों का घातक हथियार देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस तरह के मददगारों में मुख्य रूप से शामिल हो रहा है फ्रांस, वो हथियार निर्माता जिसके घातक फाइटर जेट और मिसाइल्स रूस के लिए भी संकट बन रही है। और अब यह संकट बढ़ने वाला है।
फ्रांस मदद को तैयार, यूक्रेन को नया प्रक्षेपास्त्र। जो आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हथियारों की नई खेप यूक्रेन को देने के लिए फ्रांस ने जो तैयारी की है उसमें अब एक घातक मिसाइल शामिल हो गई है। ये मिसाइल है स्कैल्प। हालांकि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने 11 जुलाई को ही नाटो समिट में स्कैल्प मिसाइल देने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से वॉर जोन की हलचल बढ़ गई थी। लेकिन अब इस हलचल को विनाशक बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा दिया गया है। स्कैल्प मिसाइल जिस खेप में यूक्रेन पहुंचनी है उसे तैयार करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यानी एक तरह से फ्रांस ने रूस के खिलाफ सीधे सीधे हाहाकारी हथियार देने का मन पक्का कर लिया है। अब सवाल फ्रांस की भूमिका पर है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के बाद फ्रांस ही ऐसा देश है जो लगातार यूक्रेन तक घातक मिसाइल की सप्लाई को आसान कर रहा है। और अगर अमेरिका से तुलना की जाए तो स्कैल्प मिसाइल पहुंचने के बाद यूक्रेन के पास एक और प्रक्षेपास्त्र होगा जो रूस को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा क्यों, इसे जान लीजिए। यूक्रेन को फ्रांस मेड स्टॉर्म शैडो मिसाइल ब्रिटेन पहले ही दे चुका है। वहीं दूसरा घातक हथियार यूक्रेन के पास यूएस का MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है। और अब स्टॉर्म शैडो का फ्रांस वर्जन यानी स्कैल्प मिसाइल भी यूक्रेन को मिलने जा रही है, जो तीसरा घातक प्रक्षेपास्त्र होगा। तो क्या इन तीनों देशों की वेपन्स डिलीवरी से यूक्रेन की आक्रामकता बढ़ जाएगी? क्या रूस पर यूक्रेन भारी पड़ेगा, या फिर एक हद तक इन हथियारों से रूस पर कोई फर्क पड़ेगा? आखिर कितना खतरनाक हो जाएगा आने वाले दिनों में ये युद्ध? यूक्रेन को अब तक मिली मिसाइल रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों तक हमले में सक्षम है। क्रीमिया पर हमले के लिए स्टॉर्म शैडो बड़ी भूमिका निभा सकती है। अमेरिकी MGM-140 ATACMS भी क्रीमिया के लिए मुफीद हथियार है, लेकिन मिलने वाली स्कैल्प मिसाइल रूस के अंदर तक हमले में सक्षम है। इसलिए मुमकिन है कि रूस स्कैल्प मिसाइल की डिलीवरी को फ्रांस का आक्रामक कदम माने और जंग में हाइपरसोनिक हथियारों से हमला बढ़ा दे। हालांकि फ्रांस और अमेरिका से मिले हथियार अभी तक सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस लॉन्च वाले हैं, जबकि रूस हर प्लेटफॉर्म से हाइपरसोनिक गति वाले हथियार दाग सकता है। इसलिए स्कैल्प मिसाइल यूक्रेन को मिलते ही जंग का और भी ज्यादा घातक होना संभव है। अब सवाल यह है कि आखिर स्कैल्प मिसाइल और इसके ब्रिटिश संस्करण स्टॉर्म शैडो मिसाइल की क्षमता का वो अंतर क्या है जो फ्रांस को यूक्रेन के वॉर जोन में रूस के दुश्मन के रूप में स्थापित कर रहा है? जवाब भी देखिए। ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है, वहीं स्कैल्प EG की रेंज 700 किलोमीटर है। हालांकि मिसाइल के दोनों ही वर्जन का वजन 1300 किलोग्राम है, जो 450 किलोग्राम के वॉरहेड को ढोने में सक्षम है, और दोनों ही मिसाइल एयर टू सरफेस लॉन्च है। यानी फ्रांस जो मिसाइल यूक्रेन को दे रहा है वो ब्रिटेन को स्टॉर्म शैडो के रूप में दी गई मिसाइल से ज्यादा घातक और ज्यादा ताकतवर है, जो रूस के 250 किलोमीटर क्षेत्र में अंदर तक घुसकर बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकती है। यानी एक सुरक्षित दूरी से यूक्रेन इस मिसाइल को दागकर रूस को भारी नुकसान पहुंचा सकता है।
लेकिन क्या यही खूबी स्कैल्प मिसाइल को ज्यादा घातक बनाती है? क्या रूस इस मिसाइल को संकट के रूप में देखेगा? नहीं। स्कैल्प मिसाइल भी रूस के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। रूस स्कैल्प मिसाइल को सीमा पार करने से रोक सकता है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम स्कैल्प मिसाइल को 100 किलोमीटर पहले ही गिरा सकते हैं। लेकिन रूस के लिए खतरा इसलिए जरूरी माना जा सकता है कि स्कैल्प मिसाइल के साथ इस जंग में नाटो की एंट्री मानी जा सकती है। फ्रांस का इस तरह से यूक्रेन को घातक मिसाइल देना एक तरह से जंग में अघोषित रूप से शामिल होने का प्रतीक है, जो रूस भी महसूस कर रहा है। इसलिए मॉस्को में जंग की तैयारी नए लेवल पर शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिस दौरान यूक्रेन काउंटर ऑफेंस की तैयारी कर रहा था, उसी समय रूस में भी यूक्रेन को करारा जवाब देने की तैयारी शुरू हो गई थी। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स की सप्लाई की गई ताकि यूक्रेन रूस की सेना पर हावी हो सके। लेकिन रूस के बारूदी भंडार के आगे ये मदद बेहद कम साबित हुई। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से यूक्रेन के हथियारों का जखीरा बर्बाद हो गया। रूस के तमाम दावों के बीच अब अमेरिका से भी रिपोर्ट आई है, जिसमें यह माना गया है कि यूक्रेन एक बार फिर बेहद कमजोर हो चुका है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस की शुरुआत के बाद से जितनी भी तस्वीरें आई, वो उम्मीद से बिल्कुल उलट थी। दुनिया को लग रहा था कि अब यूक्रेन से लेपर्ड टैंकों के ताबड़तोड़ प्रहार का वीडियो आएगा। चैलेंजर टैंकों का दम दिखेगा, रूस के सैनिकों की बर्बादी दिखेगी। लेकिन सामने आने लगी ऐसी तस्वीरें। जिन हथियारों के बल पर यूक्रेन विजयी होने का ख्वाब देख रहा था, वो नष्ट कर दिए गए। पुतिन की सेना का बारूदी प्रहार इतना तेज था कि यूक्रेन के सैनिकों को पश्चिमी देशों के टैंकों का ठीक से इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिल सका। डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में बहुत बड़ी तैयारी की गई थी, लेकिन अंजाम बिल्कुल उलट था। भीषण जंग के बीच दावों का दौर चलता रहा, लेकिन अब अमेरिकी मीडिया ने भी मान लिया है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंस पूरी तरह से नाकाम रहा। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के 20% हथियार खत्म हो चुके हैं। यूक्रेन में मौजूद टैंकों को रूस ने नष्ट कर दिया है। पश्चिमी देशों से भेजे गए वाहन भी नष्ट हो गए। रूस का दावा है कि युद्ध में यूक्रेन के 26,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 16 लेपर्ड टैंक भी नष्ट कर दिए गए। रूस का दावा है कि अब यूक्रेन के पास एक भी लेपर्ड टैंक नहीं बचा है। अमेरिकी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक माइंस से भी यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने माइंस हटाने वाली जितने उपकरणों की मांग की थी, उससे 15% कम उपकरण यूक्रेन को दिए गए। अब यूक्रेन से आए इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन के सैनिक वॉर जोन की तरफ जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन सैनिकों के पास हथियार तक नहीं है। सैनिकों ने माना कि वो पिछले 2 दिनों से मशीन गन और फर्स्ट एड किट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हथियारों की इतनी कमी है कि सैनिकों को हथियार नहीं मिल सके। यूक्रेन के सैनिक ने सरेंडर किया है। पूछताछ के दौरान यूक्रेनी सैनिक ने माना कि उसे बेहद कम हथियार दिए गए थे। सैनिक ने माना कि उसे युद्ध में सिर्फ एक राइफल और सिर्फ एक ग्रेनेड देकर भेजा गया था।
जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने यूक्रेन को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रूस के सैनिकों को भरपूर हथियार दिए गए, लेकिन यूक्रेन हथियारों की कमी का सामना कर रहा है। अमेरिका के एक जनरल के मुताबिक यूक्रेन समझ चुका है कि उसकी हार तय है। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक 1 महीने में ही यूक्रेनी फोर्स के 1600 से ज्यादा टैंक और 1400 से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल्स खत्म हो चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में जितने टैंक तबाह हुए हैं उन्हें ठीक किया जा सकता है, लेकिन यूक्रेन में टैंकों की मरम्मत का कोई इंतजाम नहीं। टैंकों को रिपेयर कर फिर से जंग के मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन यूक्रेन को मिले लेपर्ड और चैलेंजर जैसे विदेशी टैंकों के अलावा ब्रेडली और AMX-10 RC जैसे पश्चिमी आर्म्ड व्हीकल्स मरम्मत ना हो पाने की वजह से कबाड़ बन चुके हैं। यूक्रेन को एक बार फिर बारूद और हथियारों की सप्लाई जरूरी है ताकि यूक्रेन रूस का मुकाबला कर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाटो की बैठक में कई फैसले लिए गए, जिसके तहत क्लस्टर बम और कई घातक हथियार दिए जाएंगे। यूक्रेन को अब बड़े हथियार इसलिए देने की तैयारी है क्योंकि यूक्रेन के पास काफी कम सैनिक बचे हैं, इसलिए अमेरिका कम मैन पावर के साथ शक्तिशाली हथियारों से रूस को हराने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। लेकिन नाटो देश इसे बेहद सीक्रेट तरीके से यूक्रेन तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि रूस पर अचानक बड़ा हमला किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जंग में बैकफुट पर नजर आ रहे जेलेंस्की के टारगेट पर अब रूसी पत्रकार है। यह खुलासा मॉस्को में हुई गिरफ्तारियों के बाद हुआ। रूस की सीक्रेट एजेंसी FSB ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इनके निशाने पर 2 महिला पत्रकार थी। किलर्स ने खुद कबूला है कि पत्रकारों की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें यूक्रेन की सीक्रेट एजेंसियों ने दिया था। सवाल यह है कि जेलेंस्की के टारगेट पर रूस की महिला पत्रकार आखिरकार क्यों है? मॉस्को की सड़कों पर सन्नाटा था। रात के अंधेरे को चीरते हुए रशियन आर्मी का काफिला आगे बढ़ रहा था। इस काफिले में पुलिस के साथ FSB के एजेंट भी मौजूद थे। पुलिस की गाड़ियां एक इमारत के पास रुकती हैं। इमारत को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। कुछ जवान सीढ़ियों के रास्ते इमारत की ऊपरी मंजिल तक पहुंचते हैं। दरवाजा तोड़ते हुए पुलिस के जवान एक फ्लैट में दस्तक देते हैं और सीधा बेडरूम में घुसकर इस शख्स को दबोच लिया जाता है। चौदह जुलाई की रात हुआ ये कोई इकलौता ऑपरेशन नहीं था। मॉस्को में अलग अलग जगहों पर हुई इस छापेमारी में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 5 नाबालिग हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक ये 7 कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। इनके निशाने पर 2 रूसी पत्रकार थे। इनके पास से पुलिस ने ऑटोमेटिक गन्स, कई धारदार हथियार बरामद किए हैं। इन किलर्स के निशाने पर स्टेट मीडिया आउटलेट RT की प्रमुख मार्गरीटा सिमोनियन और कांसिया सोबचाक थी। FSB का दावा है कि ये किलर्स रूसी नियो नाजी ग्रुप से जुड़े थे और इस मिशन के लिए यूक्रेन ने ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था। हर एक महिला पत्रकार को मारने पर 1.5 मिलियन रूबल इनाम देने का वादा किया गया था। इन्होंने हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, जिसके लिए ये बीते कई दिनों से मार्गरीटा सिमोनियन और कांसिया सोबचाक के घर और ऑफिस के पास रेकी कर रहे थे। मगर वक्त रहते FSB को इन किलर्स के खिलाफ इनपुट मिले और इन्हें धर दबोचा गया। रूसी महिला पत्रकारों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट यूक्रेन से मिला था। ये बात खुद किलर्स ने भी कबूली।
हालांकि यूक्रेन ने आरोपों को निराधार बताया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो पोडोलियाक ने कहा, रूस एक बेतुकी कहानी में जी रहा है। पत्रकार युद्ध में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। यूक्रेन का तर्क है कि पत्रकारों की हत्या से यूक्रेन को कोई लाभ नहीं होगा, मगर इसमें कितना दम है, ये जानने के लिए आपको मार्गरीटा और केन्सिया के बारे में जानना बेहद जरूरी है। मार्गरेट सुमोनियन स्टेट मीडिया आउटलेट आरटी की एडिटर इन चीफ हैं। उन्हें रूस यूक्रेन जंग का समर्थक माना जाता है। वो लंबे वक्त से यूक्रेन के खिलाफ लिखती रही हैं। जंग के समर्थक या पुतिन के करीबी किसी पत्रकार की हत्या या हत्या की कोशिश कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बम हमले में रूसी पत्रकार दरिया दुगिन और एक सैन्य ब्लॉगर की मौत हो चुकी है। माना जा रहा है कि युद्ध समर्थक पत्रकारों को टारगेट कर यूक्रेन रूसी मीडिया में दहशत फैलाना चाहता है, ताकि रूस में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ विद्रोह की भावना पैदा हो सके। केन्सिया सोबचाक की बात करें तो वो एक मशहूर टीवी पत्रकार है। केन्सिया को राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक माना जाता है। 2018 के राष्ट्रपति चुनावों में वो पुतिन के खिलाफ खड़ी थी। ऐसे में यूक्रेन जहां पुतिन समर्थक पत्रकारों को टारगेट कर रहा है, वही हो सकता है कि ज़ेलेंस्की पुतिन के खिलाफ खड़े लोगों की हत्या करवाकर उनके एंटी खेमे में विद्रोह की आग भड़काना चाहते हो, ताकि रूस में पुतिन के खिलाफ माहौल पैदा किया जा सके। यानी ज़ेलेंस्की पुतिन के खिलाफ भीतरघात कर उन्हें कमजोर करने की साजिश पर काम कर रहे हैं। मगर ज़ेलेंस्की की ये रणनीति कितनी कामयाब होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के लोग इस वक्त सैलाब का सामना कर रहे हैं। जापान की बात करें तो वहां भारी बारिश के बाद एक बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। दक्षिण कोरिया में भी भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत की वजह बनी हुई है। जापान में सैलाब की लहरों ने कई सड़क और पुल को बर्बाद कर दिया है, तो वहीं दक्षिण कोरिया के हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। लहरों की रफ्तार इतनी तेज है कि इतनी चौड़ी सड़क भी सैलाब को रोक पाने में नाकाम रही। तस्वीर जापान की है। जापान के आकिता में भारी बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रिहायशी इलाकों में ग्राउंड फ्लोर डूब चुका है, गाड़ियां डूब चुकी हैं। सैलाब का पानी और सन्नाटे के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ से उतर रहे पानी की वजह से हो रही है। जगह जगह लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। जापान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्यूशू और चुगोकू में भारी बारिश हुई है। नदियों में बेहिसाब पानी आने की वजह से पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। जापान के कई इलाकों में सड़कें और रेलवे लाइन को बंद करना पड़ा है। दक्षिण कोरिया में भी सैलाब ने कहर बरपाया है। साउथ कोरिया में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की कई घटनाएं हुई हैं। करीब 1,500 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की वजह से हजारों लोगों को अपने घरों को खाली करना पड़ा है। दक्षिण कोरिया में कई जगहों पर शिविर बनाए गए हैं। तुर्की में भी भारी बारिश हुई है। यहां कई इलाकों में बाढ़ आ गई है।